चलिए तो हम लोग का दूसरा सेशन जो है फिलहाल हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, है ना। और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर कि कौन सा लॉजिक गेट जो कि दोनों इनपुट पूछ होने पर आउटपुट जो है वो 0 दर्शाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का देखिए लॉजिक गेट 7 है हम लोग का, इस सातों को याद रख लेना है ना। सातों का कोडवर्ड भी होता है, वो सारा याद रखना है। इनपुट में देंगे तो आउटपुट में क्या दर्शाएगा, इस तरह से, है ना। तो साथ में हमारा ये जो कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जिसको कि दोनों अगर इनपुट पूछ होने पर हमारा जो आउटपुट जो दर्शाता है वो शून्य दर्शाता है, वो कौन सा लॉजिक गेट है। तो ये हमारा नाइंड गेट होता है। क्या कौन सा होता है? नाइंड गेट, है ना। इस तरह से इसको याद रखना है। घरेलू फूड मिक्सचर में किस प्रकार के मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, हमारा जो कि घरों में फूड मिक्सचर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर मशीन, उसमें जो हम लोग मोटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का बहुत सारा यूजेज है, जैसा कि पोर्टेबल हैंडल मशीन में भी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि चुंबक अर्थात मैग्नेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? चुंबक यानी मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4, है ना। चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा है, ठीक है। तो चुंबक का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो नाविकों ने किया था और वो दिशा को ज्ञात करने के लिए किया था, ठीक है। सबसे पहले जो है चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग नाविकों ने दिशा को ज्ञात करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडलियों का कार्य क्या है? छाया ध्रुव मोटर कहने का मतलब क्या है कि हमारा शेडेड पोल मोटर, है ना। शेडेड पोल मोटर में जो हम लोग शेडिंग क्वाइल, छाया कुंडली मतलब शेडिंग क्वाइल जो इस्तेमाल करते हैं उसका कार्य क्या होता है? तो शेडिंग क्वाइल का जो कार्य होता है शेडेड पोल मोटर में वो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। क्या होता है? शेडिंग क्वाइल का कार्य क्या होता है? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, है ना। तो राइट आंसर हमारा होगा घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जब कोई सेकेंडरी सेल लोड को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है? यानी कि हमारा कोई सेकेंडरी सेल है, उसको हम लोग लोड से कनेक्ट कर दिए तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि अगर सेल है लोड से कनेक्ट कर दिए तो कहीं ना कहीं वो क्या होने लगा? डिस्चार्ज होने लगा, है ना। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं? डिस्चार्जिंग कंडीशन, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डिस्चार्जिंग कंडीशन। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर में प्रयोग होने वाली मोटर जो होती है वो कौन सा मोटर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टेप रिकॉर्डर में हम लोग जो मोटर इस्तेमाल करते हैं, बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि एग्जाम जो है बिल्कुल नज़दीक है ना। एग्जाम नज़दीक है, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सुनिए, सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है, ठीक है। पढ़ तो आप लोग हैं ही रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन क्लास में आने के बाद जो भी हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना भी है ना। क्या होता है कि सुनने से माइंड में बैठ जाता है, वो सर ऐसे बोले थे, ठीक है। तो टेप रिकॉर्डर में हम लोग जो मोटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर जो कि बिल्कुल ही एकदम नॉइजलेस मोटर होता है और इसमें कोई शोर शराबा नहीं होता है ना। इसमें ना हम लोग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ना कोई वाइंडिंग, ना कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच या फिर कोई भी स्विच का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल का क्या कार्य है? ड्राइव सर्किट, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल, ड्राइव सर्किट के बारे में अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, है ना। उसमें जो हम लोग को पावर कंट्रोलर जो इस्तेमाल करते हैं, पावर कंट्रोलर, उसका क्या कार्य होता है? ठीक है, तो वो जो हमारा होता है वो पावर को क्या करता है? मोटर, ये जो मोटर जो है ना, ये पावर कंट्रोलर जो है, यह जो है मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति को पता लगाता है ठीक है। ड्राइव सर्किट में जो हम लोग पावर कंट्रोलर का जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है? मोटर को ओवरलोडिंग की स्थिति को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये अपना कार्य करता है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है
इस तरह का क्वेश्चन जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, एक दो क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। इसको किस तरह से एक छोटा सा एक फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं, है ना। जैसे देखिए हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि डेसिमल संख्या 78 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा, बाइनरी में इसको क्या होगा, है ना। अगर डेसिमल में इतना दिया हुआ है 78, तो बाइनरी में इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल इसके लिए ट्रिक है। और क्या ट्रिक है, देखिए इसका एक ट्रिक है, इसे लेफ्ट टू राइट नहीं, है ना, लेफ्ट से राइट नहीं, किधर से किधर, जिसे अभी हमको आप लोग देख रहे हैं, है ना, या अपने को ही इमेजिन कीजिए, आप लोग अपने आप को इमेजिन कीजिए कि किधर लेफ्ट है और किधर राइट है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट से लेफ्ट चलते हैं, उल्टा, है ना। तो राइट से लेफ्ट जब चलते हैं तो कैसे, उसके लिए एक ट्रिक है, 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से इन्फिनेटिव देख रहे हैं। 1 के दुगुना कितना, 2, 2 के दुगुना 4, और 4 के दुगुना 8, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, है ना। इस तरह से इन्फिनाइट बढ़ते जाएगा, है ना। तो कोई भी संख्या के अगर पूछता है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या की जरूरत है, यानी कि इसमें से हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 64 32 16 8 4 2 1 अगर हम लोग ले लिए, तो इसमें से अब 48 सॉरी 78, तो 78 चूंकि 64 32 16 8 4 2 1, है ना। इस तरह से हमारा ट्रिक है। अब इसमें से कौन कौन सा ऐसा संख्या को जोड़ते हैं जिससे कि हमारा जो है 78 आ जाए, ठीक है। तो जिसको जोड़ेंगे यानी जिसको लेंगे, जोड़ने का कहने का मतलब है कि जिसको लेंगे उसके लिए एक लिखेंगे, और जो संख्या को नहीं लेंगे उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें, जैसे 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को चाहिए 78, तो 64 भी आएगा। 64 के बाद 32, 32 भी नहीं आएगा, क्योंकि 64 में अगर 32 प्लस करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। 48 78 से यानी 78 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 32 को छोड़ेंगे तो 32 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, 64, 64 लिए, तो उसके लिए 1 लिखे, उसके लिए 32 को छोड़ दिए, फिर 0 लिखे, उसके बाद 32 के फिर इधर आते हैं तो क्या होगा, 16, है ना। तो 16 अगर लेते हैं तो 64 में अगर 16 प्लस करेंगे फिर भी हो जाता है कितना, 78 से ज्यादा, तो 16 को भी छोड़ देंगे, यानी कि 16 के जगह पर क्या लिखेंगे, 0, है ना। उसके बाद फिर बढ़ते हैं, जैसे 64 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 64 के लिए 1, अब इधर छोड़ दिए, 32 छोड़ दिए, फिर 16 छोड़ दिए, तो 32 और 16 के लिए हम लोग क्या लिख दिए, 0 0। अब आगे बढ़ते हैं तो 8 आएगा, हाँ 8 ले सकते हैं, यानी कि 64 और प्लस 8, है ना। तो 8 लेंगे तो इसमें हमारा एक लिखेंगे, ठीक है ना। अब 64 8 कितना हो गया, 64 और 6 70 और 2 72, है ना, 72 हो गया। लेकिन और हम लोगों को कितना चाहिए, 6 चाहिए, है ना। तो 8 के लिए 1 लिख दिए, उसके बाद 8 के बाद अगर बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, 8 के हाफ 4 हो जाएगा, है ना, 4, तो 4 भी लेंगे तो 72 और 4 कितना हुआ, 76, ठीक है। तो फिर 1 लिख दिए, अब बच गया 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ से हम लोग इस तरह से याद रखिए आप लोग, 2 1 2 4 8 16 32 64, और कोई भी पूछे डायरेक्ट बैठ के इसको निकाल देना है, यानी कि जोड़ेंगे, जो जो जोड़ेंगे उसके लिए हम लोग 1 लिखेंगे, अगर जो नहीं लिखते हैं, जिसको नहीं जोड़ना होता है, जो आवश्यक नहीं है, उसके लिए हम लोग 0 लिखते हैं, है ना। ये सिंपल है, एक दिन बता देंगे बोर्ड पे भी इसको बढ़िया से, है ना। डीसी मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है, तो हमारा जो डीसी मोटर होता है वो टॉर्क जो होता है आर्मेचर करंट के बिल्कुल समानुपाती होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर यहीं सीरीज मोटर रहता तो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। डीसी ड्राइव का क्या नुकसान है, डीसी ड्राइव जैसे एसी ड्राइव उसी तरह से डीसी ड्राइव, तो डीसी ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जितने भी डीसी मशीन्स हैं उसमें हम लोग उसके स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज है, यानी कि हानि है। उसका क्या हानि है कि अति उच्च, है ना,
उच्च गति ऑपरेशन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। यानी कि जहाँ पे हमारा जो स्पीड है ना, स्पीड यानी गति जो है अगर हाई है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डीसी ड्राइव का। ठीक है, चलिए बस 2-4 क्वेश्चन है, फटाफट खत्म। क्या करें सर। निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सा है, यानी कि पैसिव, है ना। एक्टिव और पैसिव के बारे में मैंने आप लोगों को डीपली रूप से अच्छे तरह से समझाए थे कि हमारा एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। यहाँ पे हमारा पैसिव के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा एयर कोर इंडक्टर, यानी इंडक्टर जो है देखिए यहाँ बिल्कुल ये फेट हमारा होगा बाबू एक्टिव यानी सक्रिय। ठीक है, वो एक्टिव में आएगा। तो ये इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है हमारा पैसिव है। लेकिन वही हमारा डायोड, टनल डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है, ये फेट। ठीक है ना, ये सारा हमारा किस में आएगा, पैसिव एक्टिव में आएगा। ठीक है ना, एक्टिव में यानी सक्रिय घटक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए यूनिवर्सल मोटर सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। हाथ से संचालित ड्रिलिंग मशीन, यानी कि हमारा पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो होता है जिसको कि हम लोग हाथ से ऑपरेट करते हैं, उसमें जो है यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल घूर्ण अधिकतम होता है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। पीवीसी का वह पार्श्व जिस पर पुर्जे लगाए जाते हैं क्या कहलाता है। पीवीसी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे जो हम लोग पुर्जा लगाते हैं, है ना, जो उसका एथी होता है, पार्श्व होता है जिस पर कि हम लोग पुर्जे लगाते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है बाबू, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीवीसी का वह पार्श्व जिस पर हम लोग पुर्जे लगाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पुर्जा पार्श्व। जिस पे पुर्जा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, पुर्जा पार्श्व, है ना। बस इस तरह से इसको याद रखना है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम चर्चा करना चाहेंगे। सिंपल एकदम सरल शब्दों में अगर देखा जाए या बोला जाए तो हमारा फ्लिप फ्लॉप जो होता है बाबू एक प्रकार का ये सर्किट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ये सर्किट होता है फ्लिप फ्लॉप, है ना, जिसके कि दो स्टेट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो स्टेट्स, यानी कि 0 या 1 होता है। इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, है ना, किस टाइप की इंफॉर्मेशन को, स्टेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट भी होता है जो कि एक बिट स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। कितना बिट, एक बिट स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। और ज्यादा डीपली जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। ऐसे बहुत सारा ये लंबा है, ये सब एक टॉपिक ही है अलग अलग, है ना। तो इस हमारा फ्लिप फ्लॉप इसका जो आंसर दिया है देखिए, एक बिट स्टोरेज, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि ये जो स्टोर करता है 1 बिट तक ये स्टोर कर सकता है। ठीक है ना। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो हमारा एक प्रकार का ये सर्किट होता है, सिंपल सर्किट, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से बचाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी हम लोग जैसे इस टाइप का जो केबल है, बड़ा बड़ा केबल, उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगभग 6-7 स्टेप से गुजरना पड़ता है ना। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला भी बताया था, सिम्बास। ठीक है, सिम्बास, उसमें हमारा बी फॉर बेडिंग होता है, तो उसी बेडिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या करता है कि हमारा कौन सा जो भाग होता है केबल के कंस्ट्रक्शन में, कौन सा जो भाग होता है वो धात्विक परत को यांत्रिक चोट से बचाने का कार्य करता है। तो हमारा बेडिंग क्या करता है, बेडिंग जो है ये धात्विक परत को मैकेनिकल चोट से बचाने के लिए काम करता है। ठीक है ना। मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। ठीक है ना। हम लोग कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, वो घिसने के बाद क्या होता है, छोटा हो जाता है। लेकिन कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है, वो घिसने के बाद कितना रह जाए तो उसको हम लोगों को चेंज करना पड़ता है ना। तो ये मूल लंबाई का 1/3,
मूल लंबाई का 1/3 है ना, मूल लंबाई का 1/3 यानी कि 1/3 भाग पर, ठीक है। लंबाई जितना भी होगा उसका 1/3 भाग अगर खिंच जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको चेंज कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोटर तथा जनरेटर में निम्न में से कौन सा चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मोटर और जनरेटर में जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है ना। अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्पोररी मैग्नेट, जबकि हम लोग जब उसमें सप्लाई नहीं देते हैं तब तक हमारा मैग्नेट का निर्माण नहीं होता है, मैग्नेट नहीं बनता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जब सप्लाई देते हैं तभी जो है वो हमारा उसमें मैग्नेट बनता है। तो अस्थायी मैग्नेट यानी कि सप्लाई देंगे तो मैग्नेट बना, जब ये सप्लाई ऑफ कर दिए मैग्नेट का गुण खत्म हो गया है ना। तो उसमें जो हम लोग चुंबक प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है अस्थायी चुंबक। आज का आखिरी हमारा जो सवाल है बाबू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सिंगल फेज मोटर की सुरक्षा के लिए फ्यूज का जो निर्धारण करते हैं वो किसके 3 गुना के बराबर करते हैं, है ना। तो सिंगल फेज मोटर में हम लोग सेफ्टी पर्पज से जो फ्यूज का निर्धारण करते हैं वो फुल लोड धारा का 3 गुना के बराबर होना चाहिए। फ्यूज का हमारा जो रेटिंग है वो कितना होना चाहिए, तो फुल लोड करंट का 3 गुना के बराबर होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों का जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन आज का क्लास फिर भी अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जो भी डाउट है हम लोग अभी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप लोगों को जाना होगा, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप लोग अनम्यूट हो जाइए और फटाफट बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, नहीं तो फिलहाल क्लास को द एंड भी करेंगे, क्योंकि आज टाइम ओवर हो गया है और नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ बोलिए राजेश कुमार। 10 नंबर सर। हेलो। हाँ सर। 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ 10 नंबर पर। हाँ आपकी सर। ओके ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, क्या है 10 नंबर। हाँ इसको उसी तरह से निकाल लेना है। ये हमारा स्क्वायरल केज मोटर है जो कि 3 HP का है ना। कितना HP का है, 3 HP का है, जो कि स्क्वायरल केज पिंजरी प्रेरण मोटर यानी कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जो कि हमारा 3 फेज का है। तो पूर्ण भार लाइन धारा क्या होगी यानी कि फुल लोड करंट क्या होगा। तो इस तरह का अगर जो भी क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एकदम HP का 1.5 गुना कर देते हैं, है ना। HP का 1.5 गुना, तो हमारा 3 HP है तो 3 इंटू क्या करेंगे 1.5, तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा फुल लोड करंट, है ना। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग निकाल लेंगे। चलिए और कोई दिक्कत। नहीं सर। चलिए तो ठीक है, आप लोग जाइए नेक्स्ट क्लास के लिए, टाइम भी ओवर हो गया आज, है ना। फिलहाल द एंड करते हैं। धन्यवाद। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।